लीजिए सुनिए लियो टॉल्स्टॉय की लिखी कहानी कितनी ज़मीन। ये कहानी महात्मा गांधी को इतनी पसंद आई कि उन्होंने इस कहानी का गुजराती भाषा में अनुवाद कराया और इसकी प्रतियां लोगों में बांटी। गांधी जी को अपरिग्रह बहुत अच्छा लगता था और इस कहानी में अपरिग्रह के बारे में बड़ा मार्मिक चित्रण है। जब यह कहानी हिंदी भाषा में अनुवादित की गई तो इसे भारतीय रंग दे दिया गया, इसके नाम भारतीय कर दिए गए। तो सुनते हैं कहानी कितनी ज़मीन। दो बहनें थीं। बड़ी का कस्बे में एक सौदागर से विवाह हुआ था और छोटी देहात में किसान के घर ब्याही थी। बड़ी का अपनी छोटी बहन के आना हुआ। निबटकार दोनों जनी जब पास बैठी तो बातों का सूत चल पड़ा। बड़ी अपने शहर के जीवन की तारीफ करने लगी। देखो कैसे आराम से हम रहते हैं, फैंसी कपड़े और ठाठ के सामान, स्वाद स्वाद के खाने पीने की चीज़ें और फिर थिएटर, तमाशे, बाग बगीचे। छोटी बहन को बात लग गई। अपनी बारी पर उसने सौदागर की ज़िंदगी को हे बताया और किसान का पक्ष लिया। कहा, मैं तो अपनी ज़िंदगी का तुम्हारे साथ अदला बदला कभी ना करूं। हम सीधे सादे और रूखे से रहते हैं तो क्या, चिंता फिक्र से कासों दूर हैं। तुम लोग सजी दजी रहती हो, तुम्हारे आमदनी बहुत है, लेकिन एक रोज़ सब हवा हो जाना है। जी जी कहावत है, हानि लाभ दो ही जुड़वा भाई। अक्सर होता है कि आज तो अमीर है वह कल टुकड़ों का मोहताज हो जाता है, पर हमारे गांव के जीवन में यह जोखिम नहीं है। किसानी ज़िंदगी फूली और चिकनी नहीं दिखती तो क्या, उम्र लंबी होती है और मेहनत से तंदुरुस्ती भी बनी रहती है। हम मालदार ना कहलाएंगे लेकिन हमारे पास खाने की कमी भी ना होगी। बड़ी बहन ने ताने से कहा, बस बस, पेट तो बैल और कुत्ते का भी भरता है, पर वह भी कोई ज़िंदगी है। तुम्हें जीवन के आराम, अदब और आनंद का क्या पता। तुम्हारा मर्द चाहे कितनी मेहनत कर ले, जिस हालत में तुम जीती हो उसी हालत में मरोगी। वही चारों तरफ गोबर, भुस और मिट्टी। यही तुम्हारे बच्चों की किस्मत में भी बदा है। छोटी ने कहा, तो इसमें क्या हुआ। हाँ, हमारा काम चिकना चुपड़ा नहीं है, लेकिन हमें किसी के आगे झुकना भी तो नहीं पड़ता। शहर में तुम हजार लालच से घिरी रहती हो, आज नहीं तो कल की क्या खबर है। कल तुम्हारे आदमी को पाप का भोग लग जाए, जुआ शराब और दूसरी बुराइयों में फंस जाए, तब घड़ी भर में सब बर्बाद हो जाएगा। क्या ऐसी बातें अक्सर होती नहीं हैं। घर का मालिक दीना ओसारे में पड़ा औरतों की बातें सुन रहा था। उसने सोचा कि बात तो खरी है। बचपन से माँ धरती की सेवा में हम इतने लगे रहते हैं कि क्यों वर्थ की बात हमारे मन में आती ही नहीं। बस है तो मुश्किल एक, वह यह कि हमारे पास ज़मीन काफ़ी नहीं है। ज़मीन खूब हो तो मुझे किसी की परवाह ना रहे, चाहे शैतान ही क्यों ना हो। वहीं कोने में शैतान दुबका बैठा था। उसने सब कुछ सुना। वह खुश था किसान की बीवी ने गांव की बड़ाई करके अपने आदमी को डींग पर चढ़ा दिया है। देखो ना, कहता था ज़मीन खूब हो फिर चाहे शैतान भी क्यों ना आ जाए उसे परवाह नहीं। शैतान ने मन में कहा, अच्छा हजरत, यही फैसला सही। मैं तुमको काफ़ी ज़मीन दूंगा और देखना है कि उसी से तुम मेरे चंगुल में होते हो या नहीं। गांव के पास ही ज़मींदारी की मालकिन की कोठी थी। कोई 300 एकड़ उनकी ज़मीन थी। उनके अपने आसामियों के साथ बड़े अच्छे संबंध रहते आए थे, लेकिन उन्होंने एक कारिंदा रखा जो पहले फ़ौज में था। उसने आकर लोगों पर जुर्माने ठोकने शुरू कर दिए। दीना का यह हाल था कि वह बहुत तेरा करता, पर कभी तो उसका बैल ज़मींदारी की चरी में घुस जाता, कभी गाय बगिया में चराती, और यही नहीं, कभी उनकी रखाई हुई घास में बछिया बछड़ा जाके मुंह मारते। हर बार दीना को जुर्माना उठाना पड़ता। जुर्माना तो वह देता था पर बेमन से। वह कुनमुनाता और चिढ़ा हुआ सा घर पहुंचता और अपनी सारी चिढ़ घर में उतारता। पूरे मौसम कारिंदे के वजह से उसे ऐसा त्रास भुगतना पड़ता। अगले जाड़े में खबर हुई कि मालकिन अपनी ज़मीन बेच रही हैं और मुंशी इकराम अली से सौदे की बातचीत चल रही है। किसान सुनकर चौकन्ने हुए। उन्होंने सोचा मुंशी की ज़मीन होगी तो वह ज़मींदार के कारिंदे से भी ज़्यादा सख्ती करेगा और जुर्माने चढ़ाएगा।
हमारी तो गुजर बसर इसी ज़मीन पर है। यह सोचकर किसान मालकिन के पास गए। कहा कि मुंशी जी को ज़मीन ना दीजिए, हम उसे बढ़ती कीमत पर लेने को तैयार हैं। मालकिन राजी हो गई। दीना ने अपनी स्त्री से कहा कि कितने ही गांव के किसान जो हैं ज़मीन खरीद रहे हैं, हमें भी 20 या इतनी ही एकड़ ज़मीन ले लेनी चाहिए। जीना वैसे भी भार हो रहा है और वह कारिंदा जुर्माने पे जुर्माना करके हमें बर्बाद ही कर डालेगा। उन दोनों ने मिलकर विचार किया कि किस तरकीब से ज़मीन खरीदी जाए। 100 कलदार तो उनके पास बचे हुए रखे थे। एक उन्होंने उम्र भर आया अपना बछड़ा बेच डाला। कुछ माल बंधक रखा, अपने बड़े बेटे को मजदूरी पे चढ़ाकर उसकी नौकरी के मुद्दे कुछ रुपए पेशगी ले लिए। बाकी बचा अपनी स्त्री के भाई से उधार ले लिया। इस तरह कोई आधी रकम उन्होंने इकट्ठा कर ली। इतना करके दीना ने 40 एकड़ ज़मीन का टुकड़ा पसंद कर लिया, जिसमें कुछ हिस्से में दरख्त भी खड़े थे। मालकिन के पास उसका सौदा करने पहुंचा। सौदा पट गया और वहीं के वहीं नकद उसने मालकिन को दे दिए। फिर कस्बे में जाके पक्की लिखा पढ़ी भी कर ली। अब दीना के पास अपनी निजी ज़मीन थी। उसने बीज खरीदा और इसी अपनी ज़मीन पर बोया। इस तरह वह अब खुद का ज़मींदार हो गया था। इस तरह दीना काफ़ी खुशहाल था। उसके संतोष में कोई कमी न रहती, अगर बस पड़ोसियों की तरफ से उसे पूरा चैन मिल जाता। कभी कभी उसके खेत पे पड़ोसियों के मवेशी आके चढ़ जाते। दीना उनसे बहुत विनय करके समझाता, लेकिन उन पर कोई फ़र्क ही ना पड़ता। रात को बैल खेतों को नुकसान पहुंचा देते। दीना ने उनको बार बार निकलवाया और बार बार उनसे उनके मालिकों को माफ़ किया। एक अरसे तक वह धीरज रखे रखा कि किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे, लेकिन कब तक। आखिर उसका धीरज टूट गया और उसने अदालत में दरख्वास्त दी। मन ही मन दीना जानता था कि मुसीबत की वजह असली यह है कि लोगों के पास ज़मीन की कमी है। जानबूझकर दीना को कोई सताने का प्रयास नहीं कर रहा, लेकिन उसने सोचा कि इस तरह अगर मैं नरमी दिखाता जाऊंगा तो वे लोग सह पाते जाएंगे और मेरे पास जितना है सब बर्बाद कर देंगे। नहीं, उनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। सो उसने ठान ली। एक सबक दिया। दूसरा नतीजा यह निकला कि किसानों पर अदालत ने जुर्माना लगा दिया। इस पर तो पास पड़ोस के लोग दीना से कीना रखने लगे। अब कभी कभी जानबूझकर भी वो उसे तंग करने के लिए अपने मवेशी उसके खेत में छोड़ देते थे। दीना को तंग करने के लिए एक दिन एक आदमी उसके खेत में गया और जाके पूरे 7 शीशम के दरख्त काट गिराए। दीना ने सवेरे घूमते हुए देखा कि पेड़ कटे पड़े हैं, वे धरती से सटे हैं। उनकी जगह खड़े ठूठ मानो दीना को चिढ़ा रहे हैं। देखकर उसको तैश आ गया। उसने सोचा कि अगर दुष्ट ने यहाँ 1-2 पेड़ भी काटे होते तो गनीमत थी, लेकिन उसने तो सारे पेड़ काट के बगिया को वीरान ही कर डाला। पता लगे तो खबर उसकी छोड़ूंगा नहीं। उसने जानने के लिए सर खुजलाया कि यह करतूत किसकी हो सकती है। उसने तय किया कि हो ना हो वह धन्नू है। यह सोच वह धन्नू की तरफ गया कि शायद कुछ सबूत मिल जाए, लेकिन वहाँ उसे कोई चोरी का सबूत नहीं मिला और आपस में ही कहा सुनी हो गई और तेजा तेजी के सिवाय कोई नतीजा ना निकला। या तो उसके मन में पक्का विश्वास हो गया था कि धन्नू ने ही यह काम किया है, इसलिए उसने थाने जाके धन्नू की रपट लिखा दी। धन्नू की पेशी हुई, मामला चला, एक अदालत से दूसरी अदालत हुई। आखिर में धन्नू बरी हो गया, क्योंकि कोई सबूत और गवाह तो थे ही नहीं। दीना इस बात पर और भी झल्ला उठा और अपना गुस्सा मजिस्ट्रेट पे उतारने लगा। इस तरह दीना का अपने पड़ोसियों और अफसरों से मनमुटाव होने लगा, यहाँ तक कि उसके घर में भी आग लगाने की बातें सुनी जाने लगी। हालांकि दीना के पास अब ज़मीन ज़्यादा थी और ज़मींदारों में उसकी गिनती थी, पर गांव में और पेचों में पहला सा उसका मान ना रह गया था। एक दिन दीना घर के ओसारे में बैठा हुआ था कि एक परदेसी सा किसान उधर से गुजरता हुआ उसके घर उतरा। वह वहाँ रात भर ठहरा रहा और खाना भी वहीं खाया। दीना ने उससे बातचीत की कि भाई कहाँ से आ रहे हो। उसने कहा, दरिया सतलज के पास से आ रहा हूँ, वहाँ बहुत काम है। फिर एक में से दूसरी बात निकली और आदमी ने बताया कि उस तरफ नई बस्ती बस रही है। उसे अपने गांव के और कई लोग भी वहां जा चुके हैं।
वे सोसाइटी में शामिल हो गए हैं और हर एक को 20 एकड़ ज़मीन मुफ्त मिल रही है। ज़मीन भी ऐसी उम्दा कि उस पर गेहूँ लगा दो तो इतनी फसल हो कि एक ही बुआई में किसान धनी हो जाए। एक आदमी के पास तो खाने को दाने ना थे, खाली हाथ वहाँ पहुँचा था। अब उसके पास 2 गायें हैं, 6 बैल है और भरा पूरा खलिहान अलग है। दीना के मन में अभिलाषा पैदा हुई। उसने सोचा कि मैं यहाँ तंग सकरी सी जगह में पड़ा हूँ, क्या कर रहा हूँ, जबकि दूसरी जगह मौका खुला पड़ा है। यहाँ की ज़मीन घर बार सब बेच के नकदी बना लूँ और वहीं पहुँचूँ और नए सिरे से काम शुरू करूँ। जाड़े से पहले पहले दीना गांव छोड़ने की बात सोचने लगा। नफ़े के साथ उसने सब ज़मीन बेच डाली, घर मकान मवेशी डंगर सबकी नकदी बना ली और पंचायत से इस्तीफ़ा दे दिया और सारे कुनबे को साथ ले सतलज पार के लिए रवाना हो गया। दीना परिवार के साथ उस जगह पहुंच गया। जाते ही एक बड़े गांव की पंचायत में शामिल होने की अर्जी भी दे दी। पंचों ने उसकी खूब खातिर की और दावतें दी। ज़मीन का पट्टा उसे सहज मिल गया। मिली जुली ज़मीन में से उसे और उसके बाल बच्चों के इस्तेमाल के लिए 5 हिस्से यानी 100 एकड़ ज़मीन मिली। पर सब ज़मीन इकट्ठा नहीं थी, कई जगह टुकड़ों में थी। अलावा इसके पंचायती चारागाह भी उसके लिए खोल दिया गया। दीना ने ज़रूरी इमारतें अपने लिए खड़ी की और मवेशी खरीद लिए। उसके पास चराई के लिए खुले मैदान के मैदान पड़े थे। वो जितना चाहे ढोर रख सकता था। पहले तो उसने उस गांव में जम के मकान बनवा लिए। वह अपने से खुश था और उसे गर्व महसूस होता था। पर जब वह इस खुशहाली का आदी हो गया तो उसने लगने लगा कि यह ज़मीन भी काफ़ी नहीं है, और ज़मीन होती तो कितना अच्छा होता। उस दिन से दीना ज़मीन के लिए निगाह रखने लगा। आखिर उसे एक किसान मिला जिसने 1000 ज़मीन खरीदी थी, लेकिन पीछे उसकी हालत संभल ना सकी। अब मुसीबत में पड़कर वह उसे सस्ती देने को तैयार था। दीना ने उससे बात चलाई और सौदा करना शुरू किया। आदमी मुसीबत में था, इससे दीना भाव दर में कमी करने लगा। आखिर कीमत 1000 रुपये तय हुई। कुछ नकद दे दिया जाए, बाकी फिर। सौदा पक्का हो गया कि एक सौदागर अपने घोड़े के दाना पानी के लिए उसके घर के आगे ठहरा। उसने दीना की बातचीत जो हुई तो सौदागर ने उसे बताया कि नर्मदा नदी के पार सेवा चला आ रहा है। वहाँ 1500 एकड़ उम्दा ज़मीन उसने सिर्फ 500 रुपये में खरीदी है। सुनकर दीना ने उससे और सवाल पूछा। सौदागर ने कहा, बात यह है कि अफसर चौधरी से मुलाकात करने का हुनर होना चाहिए। 100 से ज़्यादा रुपए तो मैंने रेशमी कपड़े और गलीचा देने में खर्च कर दिए। फिर शराब फल मेवे की डलियाँ चाय सेट वगैरह भी उपहार में दिए। नतीजा यह निकला कि मुझे इतनी ज़मीन आनों के भाव में मिल गई। कह के सौदागर ने अपने दस्तावेज भी दीना के सामने रख दिए। फिर कहा, ज़मीन ऐन नदी के किनारे है और सारा का सारा एक साथ इकट्ठा ज़मीन है। उपजाऊ ज़मीन तो इतनी है कि पूछो मत। दीना ने इस पे उत्साहपूर्वक सौदागर से सवाल पे सवाल किए। उसने बताया, वहाँ इतनी ज़मीन है कि तुम महीनों तक चलो तो पूरी ना हो। वहाँ के लोग ऐसे सीधे हैं जैसे भेड़, और ज़मीन समझो मुफ्त के भाव ले सकते हो। दीना ने सोचा, यह ठीक रहेगा। भला मैं उस मुसीबत में पड़े किसान से 1000 रुपये में ज़मीन क्यों खरीदूं? अगर मैं नर्मदा किनारे चला जाऊं तो इतने रुपए में तो कई गुना ज़्यादा ज़मीन खरीद सकूंगा। दीना ने पूछताछ की कि उस जगह कैसे जाया जाए। सौदागर ने सब बतला दिया। वह चल दिया तो दीना ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी। बीबी को कहा कि घर देखना भालना और खुद एक आदमी साथ ले यात्रा के लिए निकल पड़ा। रास्ते में एक शहर में ठहरकर वहाँ से चाय के डिब्बे शराब और इसी तरह के उपहार की चीज़ें जो सौदागर ने बताई थीं वो ले ली। फिर दोनों बढ़ते गए। चलते चलते आखिर 7वें रोज़ वहाँ पहुँचे, जहाँ से कई लोग बस्ती बसाना शुरू कर दिए थे। उसने देखा कि सौदागर ने जो बात बताई थी वही सही थी। दरिया के पास तो ज़मीन ही ज़मीन थी और सब खाली। ये लोग उसमें काम ना लेते थे। कपड़े या सिरकी के तंबू में रहते, शिकार करते, मवेशी पालते और ऐसे ही मौज करते। उन लोगों ने तो ना रोटी बनाना सीखा था ना अनाज उगाना। दूध का छाछ और मट्ठा पीते, पनीर बनाते और उसी तरह की एक शराब भी तैयार कर लेते।
ये सब काम औरतें करती, मर्द खाते पीते और फुर्सत से चैन की बंसरी बजाते। ये लोग मजबूत और स्वस्थ थे और काम धाम के नाम पर बिना कुछ किए मगन रहते थे। अपने से बाहर उन्हें कुछ पता ही नहीं था। पढ़ना लिखना तो वो जानते ही नहीं थे और हिंदी का तो एक अक्षर उन्हें नहीं मालूम था। जब दीना वहाँ पहुँचा तो सारे गांव के लोग चारों तरफ जमघट लगाकर खड़े हो गए। उनमें से एक दो भाषिए ने दीना को बताया कि वह ज़मीन खरीदने आया है, तो वे लोग बड़े खुश हो गए। बड़ी आवभगत के साथ उसे अच्छे से अच्छे कमरे में ठहराया, वहाँ कालीन पर बिछे गद्दे पे बिठाया और खुद नीचे चारों ओर घिस कर बैठ गए। उसे पीने को चाय दी और दारू भी। उसकी मेहमान नवाजी में बढ़ चढ़ कर दावत हुई। दीना ने भी गाड़ी में रखी भेंटें उन चीज़ों को निकाल कर सबको थोड़ी थोड़ी बांट दी। लोग बड़े खुश हो गए। उन्होंने आपस में इस अजनबी की बाबत खूब चर्चा की। फिर दुभाषी ने कहा कि मेहमान को सब समझा दो। दुभाषी ने कहा कि ये लोग कहना चाहते हैं कि हम आपके आने से खुश हैं। हमारे यहाँ का कायदा है कि मेहमान की खातिर जो हमसे बन पड़े वो हम करें। आपकी कृपा से हम कृतज्ञ हैं। बताइए कि हमारे पास ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको बहुत पसंद है, ताकि हम उसे आपकी खातिर पेश कर सकें। दीना ने जवाब दिया कि जिस चीज़ को देख के वह बहुत खुश है वह आपकी ज़मीन है। हमारे यहाँ ज़मीन की कमी है और यह ज़मीन इतनी उपजाऊ भी नहीं जितनी उपजाऊ आपकी ज़मीन है। मैं तो बस यहाँ ज़मीन खरीदने आया हूँ। दुभाषिए ने दीना की बात अपने लोगों को समझा दी। कुछ देर वे आपस में सलाह करते रहे। दीना समझ नहीं सका कि वो क्या बात कर रहे हैं, लेकिन उसने देखा वे बड़े खुश मालूम हो रहे हैं, बड़े हंस रहे हैं और ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं। दीना चुपचाप उनकी तरफ देखता रहा। वे आपस में बात करते रहे। मालूम पड़ा कि जैसे उन्हें कुछ दुविधा है। दीना ने पूछा कि क्या कोई बात अटक गई है आप लोग के बीच। दुभाषी ने बताया कि उनकी कुछ राय है कि सरदार से ज़मीन लेने के बारे में पूछना होगा। उसकी गैर हाजिरी में कुछ करना ठीक नहीं है। दूसरों का ख्याल है कि इस बात में सरदार के लौटने की राह देखने की ज़रूरत है। ज़रा सी तो बात है, थोड़ा इंतज़ार कर लेंगे। यह विवाद चल ही रहा था कि एक आदमी बड़ी सी बालदार टोपी पहने वहाँ पहुँचा। सब चुप होकर उसे सम्मान में खड़े हो गए। दुभाषी ने कहा कि आ गए, यही हमारे सरदार हैं। दीना ने फौरन अपने सामान में से एक बढ़िया सा लबादा निकाला और चाय का एक बड़ा सा डिब्बा और अन्य चीज़ें सरदार को भेंट कर दी। सरदार ने भेंट स्वीकार की और अपने आसन पर बैठ गए। बैठते ही वहाँ के लोगों ने कुछ कहना शुरू कर दिया। सरदार कुछ देर सुनता रहा, फिर उसने उनसे चुप होने का इशारा किया। उसके बाद दीना की तरफ मुखातिब होकर हिंदुस्तानी भाषा में कहा, इन भाइयों ने जो कहा ठीक है, जितनी ज़मीन चाहे चुन लो, हमारे यहाँ उसका घाटा नहीं है। दीना ने सोचा कि मैं मन चाहे कितनी ज़मीन चाहूँ ले सकता हूँ। पक्का करने के लिए दस्तावेज़ वगैरह भी तो चाहिए होंगे, और नहीं तो जैसे आज इन्होंने कह दिया कि यह तुम्हारी है, कल पीछे हट जाएंगे। प्रकट में उसने कहा, आपकी दया के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। आपके पास तो बहुत धरती है, पर मुझे थोड़ी सी चाहिए। लेकिन मुझे भरोसा होना चाहिए कि मेरा अपना छोटा सा टुकड़ा कौन सा है और यह आगे चलकर भी मेरा ही रहेगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ज़मीन को नाप लिया जाए और जितना टुकड़ा मेरे हवाले किया जाए वह मुझे बता दिया जाए। अरे जीना मरना तो ईश्वर के हाथ में है और संसार भी तो वही चलाता है। आप दयावान लोग हैं तो मुझ पे कुछ दया कर दीजिए। सरदार ने कहा, ठीक बात है, ज़मीन तुम्हारे हवाले कर दी जाएगी। दीना ने कहा, सुना है यहाँ एक सौदागर आया था, उसको भी आपने ज़मीन दी थी और उस बाबत कागज़ पक्का भी कर दिया था। वैसे मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भी कागज़ पक्का हो जाए। सरदार समझ गया। सरदार बोला, हाँ हाँ ज़रूर, या तो आसानी से हो सकता है। हमारे यहाँ एक मुंशी है, कब्ज़े में चलकर लिखा पढ़ी पक्की कर ली जाएगी और रजिस्ट्री भी हो जाएगी। दीना ने पूछा, कीमत की दर क्या होगी? हमारी दर तो एक ही है, एक दिन के 1000। दीना समझा नहीं, बोला, दिन का हिसाब कैसे होगा, या बताइए कि कितने एकड़ ज़मीन मिलेगी मुझे 1000 रुपये में। सरदार ने कहा, यह सब गिनना इन्ना हमें नहीं आता, हम तो दिन के हिसाब से बेचते हैं।
जितनी ज़मीन एक दिन में पैदल चल के तुम नाप डालोगे वो तुम्हारी, और कीमत है दिन भर की 1,000। दीना अचरज में पड़ गया। एक दिन में तो बहुत सी ज़मीन नापी जा सकती है। सरदार हंसा और बोला, हाँ क्यों नहीं, बस वो सब तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम उसी दिन उसी जगह ना आ जाओ जहाँ से सुबह चले थे तो कीमत जब्त कर ली जाएगी, समझे? लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं किस जगह से चला था? क्यों, हम सब साथ चलेंगे और जहाँ तुम ठहरने को कहोगे वहाँ हम ठहर भी जाएंगे। उस जगह से शुरू करना और वहीं लौट आना। साथ फावड़ा ले जाना, जहाँ ज़रूरी समझो निशान लगा देना। हर मोड़ पे गड्ढा किया गया है, उसके पास घास को जरा सा ऊंचा चिन्ह कर देना। पीछे फिर हम लोग चलेंगे और हल से उस निशान पर हल बंदी कर देंगे। अब दिन भर में जितना चाहो बड़े से बड़ा चक्कर तुम लगा सकते हो, पर सूरज छिपने से पहले जहाँ से तुम चले थे वहीं पहुँचना होगा। जितनी ज़मीन तुम इस तरह नाप लोगे वह तुम्हारी हो जाएगी। दीना खुश हो गया। तय हुआ कि अगले सवेरे ही चलना शुरू कर देना होगा। फिर कुछ गपशप हुई, खाना पीना हुआ। ऐसे ही करते करते रात हो गई। दीना के लिए उन्होंने आराम का खूब अच्छा बिस्तर लगाया और वे लोग रात भर के लिए विदा हो गए। कह गए कि पौ फटने से पहले वो लोग आ जाएंगे ताकि सूरज निकलने से पहले पहले मुकाम पर पहुंच जाया जाए। दीना अपने पैरों को बिस्तर पे लिटाकर सोच रहा था कि वह कितनी ज़मीन नाप डालेगा। चलकर मैं कितनी ही ज़मीन नाप डालूं, कुछ ठिकाना है? एक दिन में 35 मील तो आसानी से नाप डालूंगा। दिन आजकल लंबे भी तो होते हैं, और 35 मील, इतनी ज़मीन मिल जाएगी मुझे। उसमें से घटिया वाली को बेच दूंगा या किराए पे उठा दूंगा, लेकिन जो चुनी हुई बढ़िया ज़मीन होंगी ना, वहाँ पे अपना फार्म बनाऊंगा। 2 दर्जन तो बैल रख लूँगा। 2 आदमी भी तो रखने पड़ेंगे। कोई 150 एकड़ में तो काश्त करूँगा, बाकी चराई के लिए दे दूँगा। दीना रात भर पड़ा ज़मीन पर आसमान के कुलाबे मिलाता रहा। देर रात कहीं थोड़ी सी उसे नींद आई। आँख झपकी होगी कि बाहर से खिलखिलाकर हंसने की उसकी आवाज़ आई। अचरज हुआ कि इतनी रात में कौन हो सकता है। उठकर बाहर देखा कि वहाँ के लोग का सरदार बैठे जोर जोर से हंस रहे हैं। हंसी के मारे अपना पेट पकड़ रखा है। पास जाकर दीना ने पूछा, आप लोग हंस क्यों रहे हैं? लेकिन अभी पूछ पाया भी नहीं था कि देखता क्या है कि वहाँ सरदार तो है नहीं, बल्कि वह सौदागर बैठा है जो अभी कुछ दिन पहले उसे अपने देश में मिला था और जिसने इस ज़मीन की बात उसे बताई थी। तब दीना उसे पूछने लगा कि तुम कैसे हो और यहाँ कब आए? लेकिन देखा तो वो सौदागर भी नहीं है, बल्कि वही पुराना किसान है जिसने मुद्दत हुई तब सतलज पार की ज़मीन का पता दिया था। लेकिन फिर जो देखता है कि वह किसान भी नहीं है, बल्कि खुश शैतान है जिसके खुर और सींगे हैं। वो वहीं बैठा ठहाका मार मार कर हंस रहा है। सामने एक आदमी पड़ा हुआ है, नंगे पैर बदन, बस एक कुर्ता धोती पहने। जमीन पर वह आदमी औंधे मुंह बेहाल पड़ा है। दीना ने सपने में ही ध्यान से देखा कि ऐसा पड़ा हुआ आदमी कौन हो सकता है। देखता है कि वह आदमी और कोई नहीं, वह खुद दीना ही है। उसने देखा कि उसकी जान निकल चुकी है। याद देख के मारे डर के वह घबरा गया, उसकी आंखें खुल गईं। उठकर उसने सोचा कि सपने में आदमी ना जाने कौन कौन सी वाहियात बातें देख लेता है। उठकर उसने मुंह बाहर झाँक कर देखा कि सवेरा होने वाला है। सोचा समय हो गया, उसे अब जाग जाना चाहिए। चलने के लिए बिल्कुल ठीक समय है। वह बाहर गया और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा, सवेरा हो गया है, ज़मीन नापने चल पड़ना है। सभी लोग उठे और इकट्ठा हो गए। सरदार भी आ गया। चलने से पहले उन्होंने चाय की तैयारी की और दीना को चाय के लिए पूछा, लेकिन चाय में देर होने का ख्याल कर उसने कहा, अगर जाना है तो हमें चल देना चाहिए, वक्त बहुत हो गया है। सब लोग तैयार हुए और चल पड़े, कुछ घोड़े पे, कुछ गाड़ी पे। दीना भी अपने नौकर के साथ चल पड़ा। उसके हाथ में फावड़ा था। खुले मैदान में जब पहुँचे तो तड़का फूट चुका था। पास एक ऊंची टेकरी थी, पार खुला बिछा मैदान। टेकरी पर पहुंचकर गाड़ी घोड़े से सब उतर आए और एक जगह जमा हो गए। सरदार ने फिर आगे जाने कितनी दूर तक फैले मैदान की तरफ हाथ उठाकर दीना से कहा, जहाँ तक यह सब आँख जाती है वहाँ तक हम लोगों की ज़मीन है, जितनी चाहो ले लो। दीना की आंखें चमक उठीं।
धरती एकदम अछूती पड़ी थी, हथेली की तरह हमवार और मुलायम, काली ऐसे कि बिनौला। और जहाँ भी नज़र जाती, जितनी भी नज़र दूर दूर तक जाती, सिर्फ हरियाली ही हरियाली। सरदार ने अपने सिर की रोएदार टोपी उतारी और धरती पे रख दी। कहा कि यह निशान है, तुम्हें शाम को चल के यहाँ वापस आना है। दीना ने भी रुपए निकाले और टोपी पर निकाल कर रख दिए। फिर उसने पहना हुआ अपना कोट उतार डाला और धोती को कसकर बांध लिया। अंगोछे में रोटी रखी, आस्तीनें चढ़ाई, पानी का बंदोबस्त किया, आदमी से फावड़ा लिया और चलने के लिए खड़ा हो गया। कुछ क्षण सोचता रहा कि किस तरफ पहले चलना होगा। सभी तरफ का लालच था। उसने तय किया कि आगे देखा जाएगा, पहले सामने सूरज की तरफ ही चल देता हूँ। एक बार पूरब की ओर मुँह के खड़ा हो गया, अंगड़ाई लेके बदन की सुस्ती हटाई और धरती के किनारे सूरज के मुंह चमकाने का इंतज़ार करने लगा। सोचने लगा कि मुझे वक्त नहीं खोना चाहिए और ठंड ठंड में रास्ता अच्छा पार हो जाएगा। सूरज की पहली किरण पर का आना था कि दीना कंधे पे फावड़ा संभाल के मैदान की ओर बढ़ के चल दिया। शुरू में वह धीमे धीमे चला। 1001 गज चलने पे वह ठहरा, वहाँ एक गड्ढा किया और घास ऊंची चिन दी कि आसानी से दिख जाए। फिर आगे बढ़ा। 2 बदने में फुर्ती आ गई, उसकी चाल में अब तेज़ी आ गई। कुछ ही देर में उसने दूसरा गड्ढा खोद दिया। अब उसने पीछे मुड़कर देखा। सूरज की धूप में टेढ़ी साफ दिखाई दे रही थी। उस पर आदमी खड़े थे और गाड़ी के पहिए के आरे पर चमकते दिखते थे। अनजान 3 मील तक तो वह गया होगा। धूप की ताप अब तेज़ हो गई थी। कुर्ता का बास्केट उसने उतार के अपने कंधे पे डाल दिया और फिर आगे चल पड़ा। अब खासी गर्मी होने लगी। उसने सूरज की तरफ देखा। वक्त हो गया था कि कुछ खा पी लेना चाहिए। एक पहर तो बीत ही गया है लगता है। उसने सोचा कि 1-2 मील और चल लूँ, फिर कुछ खा लूँगा। कैसी उम्दा जगह है, कहीं हाथ से निकल ना जाए। फिर वह आगे बढ़ता चला गया। कुछ देर बाद सीधा बढ़ता गया। फिर मुड़कर उसने देखा कि अब टेढ़ी मुश्किल से दिख पड़ रही है और उस पर आदमी छोटी छोटी चींटी से मालूम पड़ रहे हैं। जाने धूप में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। दीना ने सोचा, ओह, मैं इधर काफ़ी बढ़ाया हूँ, अब लौटना चाहिए। पसीना बेहद आ रहा था और प्यास भी लगी थी। वहाँ ठहरकर उसने फिर से गड्ढा किया और ऊपर से घास को चिन दिया। उसके बाद पानी पी के सीधा बाईं ओर मुड़ा। चलता गया। घास ऊंची थी और गर्मी बढ़ रही थी। वह थकने लगा। उसने सूरज की तरफ देखा। अब दोपहर सामने थी। सोचा जरा आराम कर लेना चाहिए। वह बैठ गया। रोटी निकाल कर खाई और कुछ पानी पिया, लेकिन लेटा नहीं, कहीं उसे नींद ना आ जाए। इस तरह कुछ देर बैठ के फिर आगे बढ़ गया। पहले तो चलना आसान हुआ। खाने से उसमें दम भी आ गया, लेकिन तीखी गर्मी से उसकी आंखों के सामने धुंधलका छाने लगा। फिर भी वह चलता गया। चलते चलते दीना ने अब तीसरा गड्ढे का निशान बना दिया। टेढ़ी की तरफ मुंह करके उसके सीध में अब वह चलने लगा। नाक की सीध बांध के वह टेढ़ी की तरफ चलता जा रहा था, लेकिन अब चलने में उसे बहुत मुश्किल हो रही थी। नंगे पैर जगह जगह से कट और छिल गए थे और टांगे भी अब जवाब दे रही थीं। ज़रा आराम करने का उसका जी किया, लेकिन वह कैसे कर सकता था। सूरज छिपने से पहले उसे वापस भी तो पहुंचना था। सूरज किसी की बाट देखता थोड़ी है, वह पल भर में कहो नीचे ढल जाए। उसने मन में सोचा कि उससे बड़ी भूल हो गई। उसने इतने पैर क्यों पसार लिए, अगर कहीं वक्त पे ना पहुंचा तो। उसने फिर टेकड़ी की तरफ देखा, फिर सूरज की तरफ। मुकाम अभी बहुत दूर था और सूरज धरती की तरफ झुक चला था। दीना अब बहुत तेज़ चलने लगा। चलने से उसकी सांस फूलती और कठिनाई होती, लेकिन तेज़ तेज़ कदम वह रखता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। अब उसने भागना शुरू किया। कंधे से बास्केट फेंक दिया, जूते दूर हटाए, टोपी अलग की और बस निशान की तरफ फावड़ा लेके बेतहाशा दौड़ने लगा। रह रह के वह सोचता कि मैं क्या करूं, कहीं सूरज छिप ना जाए। दीना को अपने सपने की याद आ गई। उसने सोचा कि हाय, ज़मीन तो काफ़ी नाप डाली है, लेकिन क्या ईश्वर मुझे उसे भोगने के लिए बचने देगा। मेरी जान तो चली जाएगी। मैं मुकाम तक अब लगता नहीं पहुंच पाऊंगा। दीना ने हसरत भरी निगाह से सूरज की तरफ देखा। सूरज धरती को छू चुका था। वह बची खुची अपनी शक्ति लेके आगे बढ़ा। कमर झुका कर भागा, जैसे उसकी टांग अब साथ ही नहीं दे रही थी। टेकरी तक पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया था।
उसने देखा सूरज छिप चुका है। उसके मुंह से चीख निकल गई। ओह, मेरी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। यह सोच के वह थमने को हुआ, लेकिन उसके सुन्न पड़ चुके पैर अब उसका साथ नहीं दे रहे थे। सूरज अभी छिपा नहीं था, उसको वह फिर से दिखाई दिया। यह सोचकर उसने लंबी सांस खींची और टेकड़ी की तरफ आंख मूंद कर दौड़ा। चोटी पर अभी धूप थी। पास पहुंचा और सामने टोपी देखी। बराबर सरदार वहीं बैठा पेट पकड़ के हंस रहा था। दीना को फिर अपना सपना याद आया और उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। अब उसकी टांगों ने जवाब दे दिया। वह मुंह के बल आगे बढ़ा और गिर गया। उसके हाथ टोपी तक जा पहुंचे। खूब खूब, सरदार ने कहा। देखो उसने कितनी जमीन ले डाली। दीना का नौकर दौड़ा आया और उसने मालिक को उठाना चाहा, लेकिन देखता क्या है, मालिक के मुंह से खून निकल रहा है। दीना मर चुका है। वहाँ के लोग दया से और व्यंग से हंस रहे हैं। नौकर ने फावड़ा लिया और दीना के लिए कब्र खोदी और उसे उसमें लिटा दिया। सर से पांव तक कुल 6 फुट जमीन उसके लिए काफ़ी थी। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए और ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय।